Yes, good morning. So in the previous class हमने आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉज, राइट। इसके बारे में हमने कोर्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था। देयर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। हमने ये सब नोट कर लिया था ना आप सबने, एवरीवन, राइट। देन उसके बाद हमने आगे मूव किया था, पार्ट बी के बारे में बात की थी जो हमें पढ़ना है, एंड दिस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर दिस पेपर। देन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, जो हमारा चैप्टर बेसिक चैप्टर था उसे हमने स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लॉ, सोर्स ऑफ लॉ। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्ट किया था। अगर आपको ध्यान हो, वी डिस्कस व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मदर ऑफ ऑल लॉज, राइट। एंड जितनी भी पावर्स हैं हमारे लॉ मेकिंग, वो कहाँ से डिराइव होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट। देन उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बात की थी कि 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था। एंड जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था तो इंडिया बिकम्स रिपब्लिक, राइट। हमने बात की थी रिपब्लिक का मतलब क्या है। रिपब्लिक का मतलब दो तीन चीजें आपको समझना है। इंडिया बिकम्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब कि सर अब हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री है, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, सर वो कौन नॉमिनेट करेगा, कौन इलेक्ट करेगा? पीपल ऑफ इंडिया, आप लोग, हम लोग, ठीक है सर। तो इसका मतलब प्रॉपर इलेक्शन के प्रोसीजर होंगे, सब कुछ होगा, राइट। देन उसके बाद हमने बात की थी कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है जिसमें सारी चीजें लिखी हैं, बट सबसे मेन है कि उसकी स्मूथ रनिंग कैसे हो। तो उसकी स्मूथ रनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिलर्स क्या हैं? ये 3 पिलर्स हैं, फाउंडेशन है, ऑर्गन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो ये 3 पिलर्स के नाम क्या थे? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। ये 3 पिलर्स हैं जिसके अपने अपने काम हैं, जिनकी अपनी अपनी पावर्स हैं। ये सारी पावर्स कहां से डिराइव हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट। सो फर्स्ट जो पिलर है, फर्स्ट जो ऑर्गन है, दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, यानी जो भी हमारी कंट्री में लॉ बनेंगे उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। इसीलिए हमने ये लिखा था हु मेक्स द लॉज या हु मेक्स द लेजिस्लेशंस, यानी लेजिस्लेशन लॉ बनाने की पावर जो है वो किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। अब लॉ बन गए, ठीक है ना। अब उस लॉ को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है? इंडिया के ऊपर, कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो हियर कम्स द सेकंड ऑर्गन, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को अप्लाई करना। सो एग्जीक्यूटिव कौन है? हु एग्जीक्यूट द लॉज। लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। थर्ड पिलर आता है जुडिशरी का। पिलर है जुडिशरी। जुडिशरी कौन? हु इज जुडिशरी? सर देखो, लॉ बनेंगे तो लॉ का ब्रेक भी होगा। लॉ का ब्रेक भी होगा तो कितनी सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए थर्ड पिलर है, दैट इज जुडिशरी। एंड जुडिशरी का जो नाम है, जुडिशरी का जो नाम है किस फॉर्म में? कोर्ट्स की फॉर्म में है, राइट। एंड इनका काम क्या है? हु इंटरप्रेट द लॉज। इंटरप्रेट का मतलब है कि सर किसको, सर फैक्ट्स के बेसिस पे कितनी सजा होने वाली है, वो सारा काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। और हमारी कंट्री में ये जो 3 पिलर्स हैं, ये सब कुछ कहाँ मेंशन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, ठीक है सर, मैंने एक बताया था कि इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नाम मेंशन नहीं है, लेकिन उसे हम 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज द 4th पिलर? मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हमने यहां तक आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, राइट। जो बच्चे लास्ट क्लास में सब थे, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो यहां तक, अब आगे आज इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। क्लियर है? सिंपल सिंपल चीजें थी। आज अब की क्लास में अगला 1-1.25 घंटा आप ये मान के चलो कि आज हम वो सीखने वाले हैं जिससे आपको अपनी कंट्री के पॉलिटिकल स्टेट के बारे में पता चलेगा, इलेक्शंस के बारे में पता चलेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जिन बच्चों ने एक बार तो मेरे से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बाकी जो बच्चे बैठे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इलेक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है? इलेक्शंस के बारे में
1 2 शाबाश। नहीं नहीं, जितने अभी थोड़ी बहुत इलेक्शंस के बारे में नॉलेज है। यस बेटा, स्पेलिंग नहीं पूछ रहा मैं। हाँ अच्छा, कितने टाइप के होते हैं? कोई बात नहीं, आप बेटा पीछे। इलेक्शंस के बारे में क्या नॉलेज है बेटा, बता। घबराना नहीं है, गलत होगा कोई बात नहीं। कितने टाइप के होते हैं? कोई बात नहीं, इतना भी बोला बहुत है। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हमें आई होप सबकी एक एवरेज एज निकालूं क्लास की तो 18 ईयर्स तो होगी एवरेज एज, है ना। किसी की 19 भी हो सकती है, किसी की 17.5 भी हो सकती है, तो एवरेज करें तो 18 तो होगी, है ना। तो हमने 18 साल की अपनी ज़िंदगी में, और हम फ्रॉम 2.5 3 4 साल के जब होते हैं तब से हम स्कूल जाने लगते हैं, है ना। तो आई थिंक हमारा 14 ईयर्स की तो स्टडी होगी कम से कम। उन 14 ईयर्स की स्टडी में ना हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ए फॉर एप्पल से लेके पाइथागोरस थ्योरम तक सब कुछ पढ़ा है ना। लेकिन कंट्री के बारे में हमें बेसिक चीज़ें नहीं मालूम। दिस इज इंग्लिश अगर आपको आती हो, दिस इज एन आयरोनिकल सिचुएशन, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल। हमें अपनी कंट्री के बारे में पता ही नहीं है। आपकी गलती नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो मिसिंग है। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता है तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो समझ नहीं आता, या कई बार पढ़ाया ही नहीं जाता, या हमारी भी गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं, हम भूल जाते हैं, राइट। तो आज जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज का जो 1-1.5 घंटा हमने पढ़ना है वो आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएगा। आपको पता चलेगा एक्चुअली में हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की, लेकिन आप ये मत समझना कि आपने यहाँ आज 1-1.5 घंटा समझ लिया ये सब कुछ है, बट ये बहुत कुछ है, ठीक है। एक प्रोसेस है ये, एंड लॉ तब तक नहीं समझ आएगा आपको जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी, राइट। सो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी। ये तो लाइन होगी, हु मेक्स द लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, रट लिया। अब लेजिस्लेचर है क्या, कैसे बनता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव कैसे फॉर्म्ड होता है, तो आज हमने उसके बारे में बात करनी है, राइट। तो फोकस शुड बी, जो मैं बोल रहा हूं, जो हम लिख रहे हैं, कहीं इधर उधर फोकस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सब न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ते ना, उसको ना पढ़ने का रीजन भी यही है, इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि चीजें समझ ही नहीं आती है भाई लिखा क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। लेकिन जब आप ये चीजें समझ लोगे ना, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान हो जाएगा। पढ़ना मतलब इंग्लिश नहीं, समझना, राइट। तो शैल वी स्टार्ट। अच्छा, सबने मोदी जी के बारे में तो पता होगा। मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारे हैं, वेरी गुड। केजरीवाल साहब के बारे में तो पता होगा, कौन है? किसके, हमारे या दिल्ली के हैं? दिल्ली के। कोई यूपी से आया हो तो वहां पे कौन है? यूपी से कहाँ कोई है? यूपी से, यस, कौन है? योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी है। अच्छा, कोई हरियाणा से है? यह है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से खट्टर जी, राइट। और कहीं किसी और स्टेट से कोई हो? बिहार, यस, नीतीश कुमार। और कोई कहीं और स्टेट से कोई हो? नहीं, मेजर ये 4 स्टेट्स होती हैं ना, बाकी तो छोटी छोटी स्टेट्स हैं ही और भी। अच्छा, सो अगर हम बात करें ये क्या है, कौन है, कैसे आई है, कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, ये किस ऑर्गन का पार्ट है। चीफ मिनिस्टर की बात करूं, किस ऑर्गन का पार्ट है, वो बने कैसे। बात समझ आ रही है? ये चीजें सीखनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और जिनको पक्की बात पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी कम है ना, उनको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आज की 1-1.5 घंटे की क्लास में मैं सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कुछ मिल जाएगा।
चलें जी स्टार्ट करें। तो एक एक करके आज मेजर हमारा टारगेट है, क्योंकि जुडिशरी को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि LLB का पोर्शन रहता है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। लेकिन आज हमने जो मेजर डिस्कस करना है ना, वो बात करनी है लेजिस्लेचर एंड सेकंड बात करनी है एग्जीक्यूटिव, और उतनी बात करनी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, बट मैं उससे ज्यादा बताऊंगा। लेकिन ये मत समझना ये सब कुछ यही है कि यही बस, इसके अलावा बहुत कुछ है, बट उसमें जो मेजर मेजर चंक है ना वो मैं आपको आज समझाऊंगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे हर स्टूडेंट को मालूम होना। और सेम चीज हम जब एग्जीक्यूटिव में भी लॉ स्टार्ट करते हैं ना, पहली क्लास में ये बताना बहुत जरूरत है, क्योंकि फिर वही है कि सब कोई सेम इंस्टीट्यूट से नहीं आता, और भी बहुत आते हैं, कोई ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, कुछ नहीं पता होता, राइट। तो चले जी स्टार्ट करें, है फोकस है एवरीवन, ठीक है जी, जागे हुए ना सब, बिल्कुल फ्रेश, रात को लेट सोए हो, ऐसा तो नहीं था ना, टाइम पे सोए थे, एक आध की आंखें लग रही हैं सोई सोई सी, स्लीपी सी, देख लो अपनी अपनी आंखों को चेक कर लो, अपनी अपनी चेक करो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। हाँ जी, सो फर्स्ट हम लोग पिलर की ऑर्गन की बात कर रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेचर। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लेजिस्लेचर। इसका काम हमें पता है, लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। नाउ अब आपने बचपन में अगर थोड़ी पढ़ाई की हो, हैव यू हर्ड द टर्म फेडरल सिस्टम? सुना है फेडरल सिस्टम? बता बेटा फेडरल सिस्टम क्या होता है? यस, फेडरल सिस्टम का मतलब है कि पावर्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। इसका अपोजिट क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम। क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का मतलब पावर्स जो है एक जगह पे केंद्रित हैं, एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हैं, तो वहां पे टर्म क्या यूज होती है? यूनिटरी सिस्टम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है एज अ जनरल रूल, हाउएवर एक्सेप्शनल केसेस में यूनिटरी सिस्टम को वो फॉलो करता है। और आज की डेट में ना यूनिटरी सिस्टम भी लगा हुआ है, बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम की वजह से, अच्छा आपने मैनेजमेंट तो सबने पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो सब लोग, तो आपने वहां पे एक पढ़ा था ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो फेडरल सिस्टम ही तो है, बांटना ही तो है, यही होता है ना। और अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या हो गया? यूनिटरी सिस्टम। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? सो दैट इज द थिंग। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूं फेडरल सिस्टम, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर मेरा सिर्फ यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है सर, मेरी ये क्लासेस रिकॉर्ड होके मेरे ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स पे भी चल रही हैं। इसका मतलब हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें, फेडरल की, फेडरल हमने क्या कर दिया? बांट दिया कि बच्चा वहां पे भी पढ़ सकता है, वहां पे भी पढ़ सकता है, वहां पे भी, बट इन अ डिफरेंट मैनर। वहां मैं लाइव नहीं जाऊंगा, वहां पे मैं खुद नहीं पढ़ा रहा, वहां पे जो मेरे ये पढ़ा रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे चलेगी। बच्चा क्लास में आता है, रिकॉर्डिंग, डाउट सेशंस होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलता ये सब नहीं होता, सिर्फ मेरा इंस्टीट्यूट यही है, तो सारी पावर्स कहां है? सेंट्रलाइज। इसका मतलब किसकी बात होती है? यूनिट। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहां पे भी किसको फॉलो किया है? फेडरल सिस्टम को फॉलो किया है। कुछ पावर्स सेंट्रल लेवल पे, कुछ पावर्स स्टेट लेवल पे। हमारी पूरी कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में आपको पता है डिवाइडेड है। सो क्योंकि हमारी कंट्री बहुत, इसका रीजन है, हमारी कंट्री वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, आपको पता है पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे है, तो सर एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? सर हर काम को पावर्स देके अलग अलग पर्सन, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो लेजिस्लेचर की बात करें, दैट इज द रीजन अब मैं जो बात कर रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होते हैं बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर आर टू लेजिस्लेचर। हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज पार्लियामेंट, इसके लिए एक और नाम भी है सेंट्रल लेजिस्लेचर, एंड सेकेंड इज स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, या हम उसको सेकेंड वाले को स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो पार्ट हैं लेजिस्लेचर के। दोनों का काम क्या है? लॉ बनाना। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है सर।
तो लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट भी लॉ मेकिंग बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ मेकिंग बॉडी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, अब इसका रीजन क्या है, फेडरल सिस्टम। रीजन भी पता होना चाहिए ना, तो कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम की वजह से हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा। अब अपने आप बताओ, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल वर्ड का मतलब है पूरी कंट्री के लिए, स्टेट का मतलब है पर्टिकुलर स्टेट के लिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ये स्टेट वर्ड है ना, स्टेट वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। एज अ जनरल रूल स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, राज्य, बट कई जगह पे स्टेट वर्ड कंट्री के लिए भी यूज होता है। कई जगह पे स्टेट वर्ड कहां के लिए यूज होगा, कंट्री के लिए, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, जब हम पढ़ेंगे ना, जब लाइन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यह कंट्री की बात हो रही है या स्टेट की। बट यहां पे किसकी बात हो रही है बताओ, कौन से स्टेट की, राज्य की, क्योंकि कंट्री की कहां बात हो रही है, सेंट्रल। वेरी गुड, ठीक है ना। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो हैं, इसका मतलब दोनों लॉ मेकिंग बॉडी है। अब अपने आप बताओ, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या होगा? कॉमन चीज तो है, दोनों लॉ मेकिंग बॉडी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगा वो लॉ पूरी कंट्री के लिए बनाएगा, वो लॉ पूरी कंट्री के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो किस स्टेट, किस कहां तक एप्लीकेबल होगा, पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल सी बात। इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। व्हेन द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, बट व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ इट इज एप्लीकेबल, इट इज यू कैन से दैट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट। दैट इज द डिफरेंस। क्या ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन? तो ये अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, ये लॉ स्टेट बनाएगा? ये पावर्स कहां पे दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरीथिंग आपने सुना होगा, अभी मैं बताऊंगा। आपने लिस्ट सुनी है ना, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सुने, नाम सुने? सुने तो होंगे यार, ये भी नहीं सुना? नलायकों, क्या यूएसए से पढ़ के आए हो क्या? है नाम सुना है ना, नाम ही तो कह रहा हूं मैं, कौन सा मीनिंग पूछ रहा हूं, ठीक है। तो सर वहां पे लिस्ट है, वहां पे लिस्ट डिफाइन कर रखी है। सर इस लिस्ट में जो भी काम है, पावर्स है, वो कौन करेगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इस लिस्ट में जो काम है वो कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो लिस्ट डिफाइन कर रखी है। तो मैं आपको लिस्ट नहीं रटनी है, आपके लिए लिस्ट नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि सर पार्लियामेंट किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगा, एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब सारी पावर्स डिवाइड कर रखी है। सर कोई भी उन पावर्स के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके काम करेंगे तो सर वो हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टर्म क्या यूज होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ आया, काम समझ आया इनका? अभी पिक्चर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी स्टार्ट होगी, बट पहले इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सर अब ये बच्चों को पता ही नहीं है, बस यूं ही ठस्से में चले जा रहे हैं हम जिंदगी में, ठीक है। तो सर पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाता है, बट पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगा इट इज एप्लीकेबल फॉर अ कंट्री, ठीक है सर। बट व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ इट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? अभी यहां पे अभी इसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? एवरीवन साथ साथ नोट भी करते जाना, चार्ट बनाते जाना, और इसके नीचे जगह छोड़ देना, एक पेज की जगह छोड़ देना। अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने लेजिस्लेचर का एक फोटो स्टार्ट कर दी, ठीक है। द नेक्स्ट ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है सर। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम बात करें ना एग्जीक्यूटिव की, तो हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? क्या काम है एग्जीक्यूटिव का? लॉ को इंप्लीमेंट कराना। तो सर एग्जीक्यूटिव कौन है हमारी कंट्री में? हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव के लिए टर्म यूज होती है गवर्नमेंट। हु इज द एग्जीक्यूटिव? गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का काम है लॉ को इंप्लीमेंट कराना। और आपको सबको मालूम है हमारी कंट्री में कितने टाइप की गवर्नमेंट है? 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर इज कॉल्ड, अगेन पावर्स डिवाइड है या नहीं, फेडरल सिस्टम।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ अपने आप से, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी लॉ को इंप्लीमेंट कराना है, स्टेट गवर्नमेंट का काम भी लॉ को इंप्लीमेंट कराना है। अब अपने आप बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से लॉ को इंप्लीमेंट कराएगी? वो लॉज जो सर सेंट्रल लेवल के होंगे, पूरी कंट्री पे अप्लाई करने हैं, उसको इंप्लीमेंट कराने का काम भी किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट कौन से लॉ इंप्लीमेंट कराएगी? बस जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, उस स्टेट से रिलेटेड जो लॉज एप्लीकेबल हो रहे होंगे उनको अप्लाई कराने का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी उसको एप्लीकेबल कौन कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। बिल्कुल सिंपल है ये, बस एक हायरार्की है, समझना है, सब चीजें अभी आपस में कनेक्टेड हैं। और मुझे बहुत ही वो लगता है ये आपके ना स्कूलिंग में सबसे मेन होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए। हम पता क्या होता है, हमारी इंडिया से बिलोंगिंगनेस इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें ये चीजें पता ही नहीं है। अपनी कंट्री से बिलोंगिंगनेस तभी आएगी जब हम अपनी कंट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। और उसके लिए स्टूडेंट्स जो 10th 11th 12th के जो मैच्योर होने लग जाते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, तो सर उस टाइम पे ये बच्चों में ये चीज बतानी चाहिए ढंग से बताते तो है, ढंग से नहीं बताते, तो फिर वो ना कनेक्ट नहीं आ पाता, वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छी अच्छी कंट्रीज और में जाएं, जापान में खासकर जाएं, या वहां पे स्पेशली इनके सब्जेक्ट्स हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड। आपने जापान के लिए तो सुना भी होगा, बहुत कहानियां सुनी होंगी कि वो अपनी कंट्री के लिए ना मर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए XYZ कुछ नहीं सुन सकते। और हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है तुम्हें पता है? पाकिस्तान के झंडे और ISIS के झंडे हो रहे हैं। वो इसीलिए बिलोंगिंगनेस नहीं है कि हम किसी चीज से बिलोंग करते हैं ना। जैसे अब मम्मी पापा हैं, अगर मम्मी पापा से हम बहुत अटैच हो, कोई हमारे मम्मी पापा के बारे में गलत बोले, हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो इंडिया के बारे में तो सब गलत बोल जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा होता है ना, फॉरेनर्स आते हैं, इंडिया इज अ वेरी डर्टी प्लेस, फिर आया क्यों है? मेरी तो एक बार हो गई थी, वो तो मतलब सनक चढ़ गई थी मुझे। तो मैंने कहा 3.5 अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, मैंने कहा 350 साल आप कमा के गए हो हमसे। मैंने तो खाता खोल दिया था, मेरे तो नॉलेज थी। मैंने कहा आजा बैठ, फिर उनकी झंड कर दी थी, मीटिंग में बैठे हुए थे, फिर सॉरी मांग के गए थे। आपकी कंट्री होगी, चल हमारी कंट्री से लिए, इंडिया ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया ना, ब्रिटिशर्स की फटके हाथ में आ जाएगी, हालत टाइट हो जाएगी उनकी। इतना हमारा ट्रेड है उनके साथ। ट्रम्प साहब USA वाले क्यों डरते हैं इनसे, इंडिया वालों से? ऐसा थोड़ी ना। तो आपको ये इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ ज्ञान तो होता है, मतलब एजुकेशन है, बट वो बुकिश एजुकेशन है, बुक से बाहर निकल के होती नहीं। जो हमारा एक्चुअली में काम है, आप कौन सा पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हो बता दो। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई करोगे? वो एक खड़ा है, वो ऐसे हाइट पे, वो एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, कहाँ? सोच लेना। हाँ, थोड़ा बहुत साइंस वाइंस जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनको थोड़ा बहुत यूज हो, अदरवाइज तो कहीं यूज नहीं होना। इंटीग्रेशन कहाँ यूज होगा भाई? सेट्स कहाँ यूज होगा? बता दो। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम शुड बी, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो हमारे यूज हो। जैसे ये है, ये लाइफ लॉन्ग, आ जाओ बेटा, ये लाइफ लॉन्ग है, ये आपको यूज होना बहुत जरूरी है। ये यूज नहीं होगा तो फायदा क्या है? और सबसे में ना, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने वोट देने जाना है, किसको देने जाना है? केजरीवाल को, मोदी को, पता नहीं, कुछ नहीं पता, वोट देने जाना है। अब सब यू शुड बी नाउ, अब एलिजिबल हो ही जाएंगे अगले वोट के लिए, आई थिंक 2019 वाले वोट्स के लिए। चलिए 2019 में क्या होना है ना, तो पता ही नहीं है, पता नहीं है, वोट देने जाना है। शौक होता है सर, वो लगती है ना, शाही लगती है, वो बड़ा अच्छी लगती है, नेल पॉलिश की तरह। चलो, बट समझो बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट, अब एक चीज मैं आपको सबको करेक्ट कर दूंगा। नॉर्मली आपसे पूछो ना, लॉ कौन बनाता है? एक आम आदमी क्या बोलता है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है। एक आम आदमी के मन में होता है गवर्नमेंट लॉ बनाती है। गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, गवर्नमेंट लॉ को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। हाँ, मैं बताऊंगा, एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट के पास भी पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकती है, बट एज अ जनरल रूल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। अप्लाई कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट क्लियर है? अभी बहुत एक्सप्लेनेशन, आज की क्लास इसी पे लगनी है, दोनों चीजों पे ही हम फाइट करेंगे अभी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो
तो सर हमने फेडरल सिस्टम की वजह से सर लेजिस्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया। लेजिस्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड करके क्या पाया सर, हमने बोला कि पावर्स डिवाइड कर दी, सारा काम एक के ऊपर कर देंगे तो बर्डन आ जाएगा ना, तो इसीलिए हमने कुछ पावर्स को सेंट्रल के लिए दे दिया और कुछ को स्टेट के लिए दे दिया। ऐसे ही अब उसको इंप्लीमेंट कराने का काम भी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दी, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दी। आई होप सो इतना क्लियर होगा। चलें वापस बैक गियर करते हैं, वापस आते हैं लेजिस्लेचर पे। अब लेजिस्लेचर को फर्दर एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, अब आपका मेजर मुद्दा आएगा, ये जो पार्लियामेंट है या सेंट्रल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट की पहले बात करते हैं पूरी कंट्री के लिए एज अ होल। पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें ना, इसमें मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं। देयर आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर आर टू हाउसेज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है सर? लोअर हाउस, हाउस का मतलब घर नहीं है यहां, कल मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था ना, हर जगह हाउस का मतलब घर मत समझ लेना हमारा घर। ठीक है? लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस को एक आम आदमी की भाषा में बोलते हैं लोकसभा, एंड अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है सर? लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। अब ये लोअर हाउस अपर हाउस का मतलब ये नहीं है लोअर हाउस का मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया, अपर हाउस का मतलब फर्स्ट फ्लोर हो गया। नो नो नो, ठीक है? लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको समझना है। लोकसभा में भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं। क्या मतलब? लोकसभा जो हाउस है उसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है सर? उस हाउस में सीट्स होती हैं, राइट? तो इसका मतलब वो सीट्स होती हैं, उसको फिल करने के लिए मेंबर्स होते हैं। तो लोकसभा में भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि दोनों पार्लियामेंट का ही पार्ट है। पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, कॉमनली इसको बोलते हैं एमपी। हम क्या यूज होती है? एमपी। एमपी की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही कैन बी अ पार्ट ऑफ लोकसभा, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ राज्यसभा। ठीक है सर? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी आते हैं दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर की। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो सर इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अच्छा एक बार बताओ, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट कितनी होगी? एक ही होगी ना पूरी कंट्री के लिए। ठीक है ना? इसका मतलब लोकसभा भी एक है एंड राज्यसभा भी एक है। ठीक है ना? अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में स्टेट लेजिस्लेचर कितनी होंगी? जितनी स्टेट्स होंगी, जितनी स्टेट्स उतनी स्टेट लेजिस्लेचर। ये पॉइंट समझ आता है ना एवरीवन? राइट? तो इसका मतलब ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। किसी को पता है? सुशील? यस, विधानसभा एंड विधान परिषद। क्योंकि बेटा ये हर स्टेट में है, हर स्टेट में है, इसीलिए जितनी स्टेट्स उतनी स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब जितनी स्टेट्स उतनी विधानसभा, लेकिन उतनी विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है ना बेटा, विधान परिषद 4-5 बड़ी बड़ी स्टेट्स में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कॉस्ट को कम, क्योंकि इनको पालना, इन नालायकों को पालना, हमारी जेब से ही पैसा जाना है ना, तो इसीलिए विधान परिषद 4-5 बड़ी बड़ी स्टेट्स में है। बट हर स्टेट में क्या मिलेगी आपको? विधानसभा तो मिलेगी ही मिलेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसलिए हम विधान परिषद के बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? विधानसभा के बारे में। ठीक है सर? तो यहां पे जो ये विधानसभा है, विधानसभा, ठीक है सर, ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। जो इनके मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं एमएलए। इनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं।
विधानसभा को इंग्लिश में, फर्दर विधानसभा को इंग्लिश में बोले ना तो बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसीलिए इनके मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट क्योंकि हमारा ये पोर्शन समझने का नहीं है, क्योंकि 4-5 स्टेट्स में, इसलिए हमारे लिए यूज का नहीं है, इसलिए हम मेजर फोकस किस पे करेंगे? एमएलए पे करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? पॉइंट समझ आता है ना? अभी छोटे छोटे पॉइंट्स। अब मुद्दा आ रहा है मेन। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, सर हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का पर्पस होता है डेमोक्रेसी। इलेक्शन का मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कि जो हमारा हेड है वो हम और आप चुन रहे हैं, एक आम पब्लिक चुन रही है। अब उसको चुनने का तरीका क्या है? हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। किनको चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारे बिहाफ पे आगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। पॉइंट समझ आता है? राइट। तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुना जाता है? जो इलेक्शंस होते हैं, मैंने बोला कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं ना बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव के नहीं होते हैं इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते हैं इलेक्शन। इलेक्शन होते हैं जो पब्लिक के लिए इलेक्शंस होते हैं, वो दो मेजर होते हैं, मेन वही होते हैं। एक इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, एक होते हैं विधानसभा के। लोकसभा के एंड विधानसभा के, पब्लिक के एंगल से मैं बात कर रहा हूं। ये ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो, आपकी हर स्टेट में इलेक्शन हुए होंगे, हुए थे ना इलेक्शन? कौन से इलेक्शन हुए थे? विधानसभा के। जब पूरी कंट्री एज अ होल में इलेक्शन होते हैं, वो किसके होते हैं? लोकसभा के। इसका मतलब आपसे को पूछा ना इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? आंसर आया 2 टाइप के, लोकसभा के, विधानसभा के। ये पता नहीं है बच्चों को। इसका मतलब जो 2019 में हम कह रहे हैं चुनाव होने हैं, पूरी कंट्री में होने हैं ना, वो किसके होने हैं? लोकसभा के। अभी पीछे बिहार में हुए थे, कर्नाटका में हुए थे, अब राजस्थान में दोबारा होंगे, वेस्ट बंगाल में होंगे। ये सारे कौन से होंगे? विधानसभा के। मतलब क्या है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था इस लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, यस और नो, और वो मेंबर्स ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंट करती है। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये वो XYZ, वो सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डिफरेंट डिफरेंट एरिया से क्या करते हैं? सर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से कॉन्टेस्ट कराते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हमें वोट देना है, हम देते हैं। राइट। तो यहां पे लोकसभा में सीट्स होती हैं, आपको पता है आई थिंक कितनी सीट्स हैं? 543। कितनी? 5 या 3 मिनिमम, चेक करना। आई थिंक 543 होंगी, जो भी है मान के चलो। तो उन सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इलेक्शन पूरी कंट्री के होते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है सर? मेजोरिटी पार्टी जो आती है, अब मेजोरिटी पार्टी का मतलब क्या है? मेजोरिटी का मतलब है जो आपकी सीट्स हैं उसके 50% से एक ज्यादा। जो आपकी सीट्स हैं, जैसे मान लो 543 सीट्स हैं, ठीक है सर, उसका 50% क्या होगा? 543 का 50% बताओ। हाँ जी, यही होगा ना? तो आई थिंक 272, मेजोरिटी से एक हो गया ज्यादा, तो 544 हो जाएगा ना। 272 सीट्स जिस पार्टी के पास आ जाएंगी वो मेजोरिटी पार्टी कहलाई जाएगी। वो क्या कहलाई जाएगी? मेजोरिटी पार्टी। जैसे 2014 में मेजोरिटी में कौन आई थी? बीजेपी आई थी ना, बीजेपी 2014 में बीजेपी। सर ये मेजोरिटी पार्टी आने का फायदा क्या होगा? अभी बात करेंगे उसके बारे में, बट पहले ये बताओ, ये इलेक्शन समझ आते हैं लोकसभा के कैसे होते हैं? तो लोकसभा के इलेक्शन पूरी कंट्री में होते हैं,
जनरली टाइम पीरियड 5 साल का होता है, हर 5 साल के बाद होते हैं इलेक्शंस का। जनरली टाइम पीरियड क्या होता है? 5 साल का। ठीक है सर। तो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी जो आती है, ठीक है, उसको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है बाद में बात करते हैं। और जो मेजोरिटी में नहीं आती सर वो बनती है, और सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी होती है नॉर्मली वो ऑपोजिशन बनती है। क्या बनती है? ऑपोजिशन। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? इतना समझ आया? इलेक्शन समझ आया? लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है? ठीक है सर। हम वोट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं यहाँ के एमपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एमपी बनते हैं। अभी राज्यसभा पे आते हैं। सेम इसी के पैरेलल, ये तो हो गया कंट्री में इलेक्शन। सेम इसी के पैरेलल स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होती है? विधान सभा। हर स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं 5-5 साल के बाद। ठीक है, तो वो इलेक्शन कौन से होते हैं? विधानसभा के होते हैं। वो इलेक्शन विधानसभा के होते हैं, एंड वो इलेक्शन सेम पैरेलल। और आपको पता है हर विधानसभा की भी सीट्स होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं अपनी दिल्ली का, मुझे मालूम है 70 सीट्स हैं विधानसभा में। कितनी सीट्स हैं? 70 सीट्स हैं दिल्ली में। ठीक है सर। और ये ना एरिया वाइज होती हैं। जैसे हम बोलते हैं यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, 4 बड़ी स्टेट्स है ना, इनमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं एरिया वाइज। इसीलिए बोलते हैं जिसने यूपी जीत लिया, जिसने बिहार जीत लिया, ठीक है सर, उसको बहुत बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है बाद में बात करते हैं। बट पहले ये बताओ, विधानसभा के भी इलेक्शन होते हैं। तो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं सेम पैरेलल लोकसभा के होते हैं, बट डिफरेंस क्या है? वो हर कंट्री में, पूरी कंट्री में नहीं होते, वो पर्टिकुलर स्टेट में। बच्चों को ये नहीं पता सर वहां पे हो रहे हैं इलेक्शन, कभी वहां पे हो रहे हैं इलेक्शन, कभी वहां। हो क्या रहा है? हो ये रहा है वहां विधानसभा के इलेक्शन हो। क्या ये पॉइंट समझ आता है? जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो वो किसी स्टेट में होते हैं। अभी कोई कमिंग इलेक्शन कोई किसी को मालूम हो होने वाले हो? किस में होने वाले हैं? वेस्ट बंगाल होने वाले हैं, राजस्थान में भी होंगे। ठीक है, और हो सकता है 2019 में दिल्ली में भी होंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें उसी स्टेट के लोग क्या करते हैं, उस स्टेट के जो लोग होते हैं जिनके इलेक्शन आई कार्ड वगैरह बने होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वोटिंग करते हैं, वो वोट देते हैं अपना। और सर वहां पे भी पार्टीज होती हैं। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में सर आम आदमी पार्टी है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले वो उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन को जीता होगा। अगेन जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं, इसका मतलब 50% कितनी होगी? 35, उससे एक ज्यादा कितनी होगी? 36। 2014 में 67 आई थी। किसके पास 67 आई थी? आम आदमी पार्टी के पास 67 सीट्स आई थी। मेजोरिटी में आ गई ना। तो सर फिर मेजोरिटी में आएगी तो क्या बेनिफिट होगा अभी बात करते हैं। बट पहले ये बताओ, क्या ये पॉइंट समझ आता है? तो इसका मतलब विधानसभा में जितने भी मेंबर्स बने उनके लिए नाम क्या है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 2 इलेक्शंस होते हैं बेटा हमारी कंट्री में मेन। अच्छा, अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था? अरे हुआ था या नहीं हुआ? यस और नो? कौन सा था? लोकसभा का, विधानसभा का? इतना पॉइंट समझ आता है एवरीवन? अब अगला पॉइंट, सर जो मेजोरिटी पार्टी आई उसको क्या बेनिफिट है? जो मेजोरिटी पार्टी आई उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो सर अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास राइट है कि वो क्या फॉर्म कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है, सच पार्टी हैज अ राइट टू फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने आप बता देना, विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आएगी उसके पास क्या राइट होगा? विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास राइट होता है कि वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। अब हम 2014 की अगर हम बात करें तो सर लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। तो बीजेपी के पास क्या राइट हुआ? उसने क्या फॉर्म किए? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हर स्टेट की बात करें तो सर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मेजोरिटी पार्टी कौन सी थी? आम आदमी पार्टी। आज उसी की स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली में। यूपी में मेजोरिटी पार्टी कौन आई थी? बीजेपी। तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने की राइट उनको मिल गया। बिहार में किसका था? वो तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, आरजेडी एंड और भी तो थी। पहले तो लालू के साथ बनाई थी ना उसने।
अब बीजेपी ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट वाली बात भी करते हैं। बट पहले ये बताओ, ये पॉइंट समझ आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? लोकसभा से बनती है। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास राइट होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करे, एंड विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास राइट होता है कि वो क्या फॉर्म कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? समटाइम व्हाट हैपन इज, किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं बनती, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। समटाइम व्हाट हैपन इज, किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं बनती। मेजोरिटी का मतलब क्या है? जितनी उस हाउस में सीट्स हैं उससे 50% से एक ज्यादा, तो फिर वहां जोड़ तोड़ की सरकार बनती है। जोड़ तोड़ का मतलब वहां पे गठबंधन बनता है। सुना होगा आप लोगों ने, अभी थोड़े टाइम पहले कर्नाटका में क्या हुआ है? यही हुआ है ना? यस और नो? महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी, अभी जैसे बिहार में नीतीश की जो पार्टी है, नाम क्या है उसकी पार्टी का? जेडीयू। जेडीयू के साथ किसकी है? बीजेपी की। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के साथ क्या थी? बीजेपी की। सपोर्ट हटा लिया ना, अभी बात करेंगे उसकी भी। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सर फिर वहां पे पार्टीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जैसे कर्नाटका में अभी कांग्रेस ने सपोर्ट किया है वहां पे। ठीक है, तो सपोर्ट करके और वो क्या कर सकती हैं? सरकार बना सकती हैं। और जब ऐसी सरकार बनती है ना, उसे बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोalition गवर्नमेंट। लेकिन उसका टेन्योर 5 साल खिंच जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबकी ईगो होती है ना, ईगो होती है। पॉइंट समझ आए एवरीवन? ये समझ आता है कि लोकसभा से क्या होता है, विधानसभा से क्या होता है। अब हमारा एक पॉइंट रह गया है, ये जो अपर हाउस है, अपर हाउस राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं। सुनना बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। और इनके मेंबर्स को भी क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। बट राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, पब्लिक नहीं चुनती है, डायरेक्टली पब्लिक इलेक्शन के थ्रू नहीं चुनती है। उसने तो इलेक्शन के थ्रू किनको चुना है? उन्होंने इलेक्शन के थ्रू लोकसभा को चुना है या विधानसभा को चुना है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपर हाउस। लोअर हाउस, लोक, लोक का मतलब पीपल। लोक हिंदी में बोलते हैं ना पीपल, लोक का मतलब पीपल, लोग। तो सर लोअर हाउस में जो मेंबर्स आएंगे वो किससे आएंगे? डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम अस पब्लिक। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लोकसभा। ठीक है। अपर हाउस का मतलब वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्टली हमारे थ्रू जाएंगे। अब होता क्या है, राज्यसभा में जो मेंबर्स बनते हैं ना बेटा, राज्यसभा में जो मेंबर्स बनते हैं, वो मेंबर्स कैसे बनते हैं उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर स्टेट में अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो हर स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहां भेज सकते हैं? राज्यसभा में। जैसे दिल्ली से 2 जाएंगे, दिल्ली से 3 जाएंगे, यूपी से हो सकता है 10 जाएं, बिहार से हो सकता है 8 जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब राज्यसभा में मेंबर्स कौन बनते हैं? राज्यसभा में मेंबर्स बनते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। राज्यसभा में जो मेंबर्स बनते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। इसीलिए सर यहां पे जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तो हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट हो सकती है, यस और नो, और वो अपने अपने क्या भेजेंगे? रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो क्या बन जाएंगे? एमपी बन जाएंगे। कहां से एमपी बन जाएंगे? राज्यसभा से एमपी बन जाएंगे, राइट। तो राज्यसभा ऐसे फॉर्म होती है। कुछ और भी चीजें होती हैं, लाइक कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास होती है कि प्रेसिडेंट कुछ अपने खुद के भी बंदे भेज सकता है, कुछ पावर वहां के स्पीकर को, वो हमें पढ़ने की जरूरत, कुछ एंग्लो इंडियंस होने चाहिए, डिफाइन है कि इतने ये होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, कुछ यहाँ की फील्ड से होने चाहिए, कुछ वहां की फील्ड, एवरीथिंग इज डिफाइंड। जैसे अगर मैं बात करूं राज्यसभा से सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा से क्या है? एमपी। सुना है आप लोगों ने? उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ी ना लड़े हैं, तो उनको कांग्रेस ने भेजा था।
बात को समझना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा से मेंबर हैं, एमपी हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, उनको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। क्या ये पॉइंट समझ आता है? राज्यसभा में कैसे मेंबर बने जाते हैं? अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको ये तो पता होगा कि जो हमें लॉ बनाना होता है तो पहले वो बिल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? बिल की फॉर्म में। सुने ना, बिल, बिल किस में कन्वर्ट होता है? एक्ट में। सुना है सबने? तो जो बिल होता है, ये तो पता होगा कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होता है। बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले किस में किया जाता है? कहीं नहीं लिखा ये गलत अवधारणा है कि पहले लोकसभा में होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे को पता है ना, आपके मुंह से लोकसभा ही निकलना है। ये गलत अवधारणा है, गलत थॉट प्रोसेस है कि सर पहले लोकसभा में। नो सर, पहले किसी में भी हो सकता है जो हाउस सेशन में होगा। सेशन का मतलब होता है जो हाउस वर्किंग होगा, ठीक है। लोकसभा जनरली पहले क्यों किया जाता है? क्योंकि बिल रिप्रेजेंट कौन करेगा? बिल रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उस टाइम वर्किंग होती है, ठीक है। तो लोकसभा में उसकी मेजोरिटी होगी, तभी तो वो पार्टी बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो समझ आ गया ना। तो लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी होगी। अब लोकसभा में मेजोरिटी होगी तो बिल आसानी से लोकसभा में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसीलिए जनरली पहले लोकसभा में होता, बट ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ ने कहीं नहीं लिखा कि लोकसभा में प्रेजेंट करो। पॉइंट समझ आता है? अब वो बिल कहां जाएगा? लोकसभा से पास हो गया, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। दिक्कत कहां आती है? राज्यसभा में आती है। क्यों आती है राज्यसभा में? राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि सर उस गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में मेंबर्स कैसे बने हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती है। कांग्रेस की हो सकती है, XYZ किसी की हो सकती है। वो सपोर्ट नहीं करते। GST लेट होने का रीजन ही यही था, राज्यसभा से पास ही नहीं होता था, ठीक है। क्यों? 2014 में बीजेपी डिफरेंट स्टेट्स में नहीं थी, लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना चुकी है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स बना चुकी है। अब उन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ही कहां जाएंगे? राज्यसभा में। अब बिल पास करने के लिए राज्यसभा में भी बीजेपी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वहां पे मेजोरिटी आ गई उसकी। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन? कि सर राज्यसभा में तो मेंबर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं है ना बीजेपी की हो, लेकिन अब मैक्सिमम 80-85% पोर्शन किसने कवर कर दिया है? बीजेपी ने। इसका मतलब अब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, वो तो सपोर्ट करेंगे। दैट्स वाई राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉ बनाने के लिए। आपको ध्यान हो तो जब मेजोरिटी नहीं थी बीजेपी की राज्यसभा में, तो सर वो मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को चाय पे बुलाते थे मोदी जी। चाय पे चर्चा, चाय पियो, आ जाओ, वो डिस्कस करो यार, पास करा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अटके हो ना, आपस में इनकी लड़ाइयां थी, टफल था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये राज्यसभा इस सेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन कि राज्यसभा कैसे फॉर्म्ड होती है? ठीक है सर, तो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव, अब आपसे कोई पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड हो रही है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन किसके हुए हैं? लोकसभा के। उसमें जो मेजोरिटी पार्टी आई है उसके पास राइट है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, एंड विधानसभा के इलेक्शन से स्टेट गवर्नमेंट बनती है। इतना समझ आता है बेटा एवरीवन? नाउ अगला पॉइंट, थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इलेबोरेट करते हैं। जैसे अभी हमने इसको इलेबोरेट किया ना, अब इसकी बारी, एग्जीक्यूटिव की बारी। गवर्नमेंट एक्चुअली है क्या? गवर्नमेंट का काम तो हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट का काम है लॉ को इंपोज कराना, लॉ को इंप्लीमेंट कराना। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट है क्या? व्हाट इज गवर्नमेंट? अगर आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट क्या है, क्या आंसर दोगे? अभी आपने मुझसे नहीं पढ़ा, मान लो आप गवर्नमेंट, सुशील क्या आंसर देगा बेटा? गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज गवर्नमेंट? काम तो पता है, लॉ अप्लाई कराएगी। होती क्या गवर्नमेंट? किसको गवर्नमेंट कहेंगे? मोदी जी को। व्हाट इज गवर्नमेंट? बोल बेटा, कुछ भी आता हो तो। हाँ, और नालायक, वो तो मैंने बोल ही दिया, वो लॉ इंप्लीमेंट, वो तो उसका काम हो गया ना। बनना भी पता चल गया, लोकसभा से आएगी या विधानसभा से आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा से आएगी, स्टेट गवर्नमेंट
विधानसभा से आएगी। हाँ बेटा, आगे कुछ बोलना चाह रहा है? दोबारा बोल। यस, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। गवर्नमेंट क्या है? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में ये पैरेलल है कि मिनिस्ट्रीज होती है। क्या होती हैं जी? मिनिस्ट्रीज होती है। मिनिस्ट्रीज यानी मिनिस्ट्रीज डिफाइन कर रखी है। आपने नाम सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री सुना है आप लोगों ने, रेलवे मिनिस्ट्री। तो वो सेंट्रल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। हर मिनिस्ट्री का अपना अपना क्या होता है? हेड होता है। ठीक है सर? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके हेड को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम मिनिस्ट्री को के हेड को क्या बोलेंगे? होम मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। सुना है ना आप लोगों ने? तो सर यहां पे हर मिनिस्ट्री का अपना अपना क्या होता है? हेड होता है। राइट? अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब ये मिनिस्ट्रीज पूरी कंट्री के लिए काम करती हैं तो वो किसका पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जब ये पर्टिकुलर स्टेट तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो कौन सी हो जाती है? मिनिस्ट्री स्टेट। तो पैरेलल हायरार्की है इनकी, बट सर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। राइट? अब बात करते हैं सर, ये जो जितनी मिनिस्ट्री अब सेंट्रल की बात करते हैं, राइट, इन सबका अपना अपना हेड है और इस सारी मिनिस्ट्रीज का भी हेड होता है। इन सारी मिनिस्ट्रीज का हेड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। आज की डेट में हु इज द प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी जी। कई बार मुझे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को कौन बोलते हैं? कहते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी तो नाम है, आज की डेट में वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर एक चेयर है, एक पोजीशन है। उस पे आज की डेट में कौन सी पार्टी बैठी हुई यूज कर रही है? बीजेपी। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, पहले कोई और था। पॉइंट समझ आता है? तो सर ऐसे ही इसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट के हेड को क्या बोलते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट के हेड को क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जब ये गवर्नमेंट बनती है तो ये अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज, कहते हैं ना कैबिनेट बन रही है, कैबिनेट बन रही है। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है? कैबिनेट्स बनती है। वो कैबिनेट वो वाली नहीं होती ड्रॉर वाली, लक्कड़ वाली, वही मिनिस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? राइट? इसमें एक पॉइंट मुझे और बताना है। अब देखो इन मिनिस्ट्रीज के अपने अपने हेड होते होंगे, राइट? इन मिनिस्ट्रीज के हेड होते होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए वो मेजोरिटी पार्टी आई थी। कौन सी मेजोरिटी पार्टी आई थी? जो लोकसभा में मेजोरिटी थी। याद रखना, भूलना मत। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो उस मेजोरिटी पार्टी में जो जीते होंगे वो क्या बने होंगे? एमपी, राइट? अब लेट्स से गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में 283 एमपी से, लेकिन सारे के सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बने होंगे। वो किसको डिफाइन करना है? उस बीजेपी को डिफाइन करना है कि वो उनमें से कितने एमपीज को मिनिस्ट्रीज देंगे, वो उनको डिफाइन करना है। इसका मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनने के लिए उनको एमपी होना क्या है? जरूरी है। एमपी होना जरूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। इसीलिए तो आप समझो बीजेपी ने अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेचर के लिए और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए किसको चूज किया था? मोदी जी को। इसीलिए आपको पता है ना, मोदी जी ने जब इलेक्शन हुए थे 2014 में, 2 अलग अलग जगह से कॉन्टेस्ट किया था। कहां से? वाराणसी और गुजरात। क्यों किया था? उसका रीजन कि अगर एक जगह से हार गए तो एक जगह से तो कम जीत जाए। यस और नो? लेकिन वो दोनों जगह से जीत गए थे, और वो दोनों जगह से जीत गए थे, लेकिन कोई भी पर्सन 2 जगह से एमपी नहीं हो सकता। तो एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ी थी। कहाँ की छोड़ी थी उन्होंने? गुजरात की। वो वाराणसी से एमपी है, ठीक है? तो गुजरात की सीट छोड़ी, इसका मतलब सीट खाली हो गई। और जब भी कभी सीट खाली होती है ना कहीं पे भी, चाहे छोड़ी सीट या किसी की डेथ हो गई वहां पे जिस एमपी या एमएलए की, तो वहां पे दोबारा इलेक्शन होते हैं। उसके लिए टर्म यूज होता है बाई इलेक्शन। टर्म क्या यूज होती है? बाई इलेक्शन। अभी रिसेंट दिल्ली में भी हुए थे, थोड़े दिन पहले और जगह पे भी हुए हैं। बाई इलेक्शन बोलते हैं। टर्म क्या यूज होती है? बाई, BI, BYE वाला नहीं, BI,
बाई इलेक्शन। पॉइंट समझ आता है ये एवरीवन? तो सर कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यहां पे जो भी मिनिस्ट्रीज के हेड बने होंगे उनको एमपी होना जरूरी था। ऐसे ही यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल अगर हम बात करें, इनमें जो भी हेड बनेंगे उनको क्या होना जरूरी है? एमएलए। पैरेलल, बिल्कुल भाई, बहुत सिंपल है। आपने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वापिस आ गए हैं ना जेटली जी, बीच में कौन बन गए थे? पीयूष गोयल जी, अब फिर चेंज हो गए, ठीक है। अरुण जेटली जी लोकसभा के इलेक्शन हार गए थे, पता है, पंजाब से हारे हैं, पता है? तो फिर वो कैसे यहां आ गए? तो सर एक एक्सेप्शनल पावर होती है कि सर आप किसी को मिनिस्ट्री में लाना चाह रहे हो, लेकिन वो लोकसभा से इलेक्शन हार गया, लेकिन स्टिल आप उसे एमपी बना सकते हो। कहां से बना सकते हो? राज्यसभा से। और राज्यसभा से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वहां से आप अपना उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दोगे, ही बिकम्स एमपी। एमपी होना जरूरी है, ये थोड़ा ना बोले लोकसभा से हो या राज्यसभा से। ऐसी, और दूसरा एग्जांपल देता हूं, स्मृति ईरानी है ना, अमेठी से हारी थी ना राहुल गांधी के अगेंस्ट, लेकिन वो मिनिस्ट्री की हेड थी, काफी मिनिस्ट्री एचआरडी में रही हैं, ये रही हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे बनी? राज्यसभा से। क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली होना, मतलब कहते हैं ना कि जब आपका नेता मेन हारा हुआ हो तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। हो सकता भाई, एमपी तो बनाना है ना, तो एमपी उसे राज्यसभा से भी बना सकता है। लेकिन एक खुद बताओ ना, किसी कंट्री का हेड, या ऐसे बोले कि जैसे होता था ना, किसी पुराने जमाने में राजा होता था, राजा के अगर शोल्डर झुक गए तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए तो ऐसा थोड़ा था कि वो मोदी जी ने 2 जगह से इलेक्शन क्यों लड़ा था? इसीलिए तो लड़ा था कि ताकि मैं जीतूं। एक मेंटल थिंग जाती है ना, वो वाली चीज होती है कि हम आपको अपना चेहरा मान रहे हैं और आप हार रहे हो। जैसे कांग्रेस में कौन है इस टाइम? राहुल गांधी जी। जब तक राहुल गांधी जी है ना, तब तक डैश 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 डैश, मतलब मोदी जी की मौज है, मतलब वो कुछ ना करे अपने आप ही जीतते जाएंगे। तो ये पॉइंट समझ आ रहे हैं एवरीवन? सो दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव। इसमें बताने को और बहुत कुछ है बेटा, बट आपके लेवल से मैंने बहुत बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस की हैं। यहाँ पे किसी को यहां तक जितना समझाया है उसमें कोई चीज रिपीट करानी हो तो वो बता सकता है। क्या बताओ बेटा, क्या दोबारा रिपीट करूं? अलग अलग स्टेट से नहीं बनती, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, तो वहां पे अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। और वो डिफाइन है कि इस स्टेट गवर्नमेंट से इतने जाएंगे, इस स्टेट गवर्नमेंट से इतने जाएंगे, वो चीज होती है राज्यसभा। अब राज्यसभा को क्यों रखा गया? रीजन है ताकि आप देखो, मेनली जो लॉ बनते हैं वो कंट्री एज अ होल के लिए बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो आप सोचो, लोकसभा से तो वो बिल आसानी से पास हो जाएगा, राइट, लेकिन राज्यसभा से पास कराना चाहिए। क्यों पास कराना चाहिए? क्योंकि यहां पे किन की ओपिनियन आ रही है? हर स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन आ जाएगी, क्योंकि वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है? स्टेट्स के। दैट इज, इसीलिए राज्यसभा को रखा। दैट इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बट हमारे इलेक्शंस, कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं पब्लिक के, पब्लिक जो इलेक्शन करती है वो राज्यसभा के नहीं करती है, वो किसके करती है? लोकसभा के। अभी देख लेना 2000, अगर आप देखो ना, कभी पढ़ा करो, ठीक है, एड्स आती है ना जितनी भी आती हैं, तो अगर तो कंट्री के इलेक्शन हो रहे होंगे तो वहां लिखा जाएगा लोकसभा के उम्मीदवार, ठीक है, और जब स्टेट में इलेक्शन हो रहे होंगे क्या लिखा जाएगा? विधानसभा के उम्मीदवार। चेक कर लेना, कहीं दीवारों पे लिखा हो ना, पढ़ना देखना, ऐसा लिखा होगा। वहां ये नहीं लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के उम्मीदवार, स्टेट गवर्नमेंट के उम्मीदवार। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो मेजोरिटी पार्टी लाने की बात हो रही है। जो मेजोरिटी आएगी, अब मेजोरिटी जरूर थोड़ा ना आएगी, नहीं आएगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ एक पॉइंट यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, यहां पे सारा फेडरल सिस्टम फॉलो हो रहा है, यस और नो? बट सम टाइम इमरजेंसी आ जाती है तो यूनिटरी सिस्टम भी फॉलो हो जाता है। और यूनिटरी सिस्टम का मतलब है फिर ये जहां पे गवर्नमेंट का केस होता है वो गवर्नमेंट हट जाती है,
वहां पे प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट रूल। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी से बीजेपी ने क्या ले लिया? सपोर्ट वापस ले लिया है। उनकी मेजोरिटी बनी नहीं और कोई और सपोर्ट कर नहीं रहा, इसका मतलब वहां गवर्नमेंट गिर गई, सरकार गिर गई, तो कंट्री तो चलानी है, ओ सॉरी स्टेट तो चलानी है ना। तो वहां पे अब जो फेडरल सिस्टम है वो क्या हो गया? खत्म। क्या बन गया? यूनिटरी। किसके पास चलेगी पावर? प्रेसिडेंट। ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है, यहां तक और किसी को कुछ जानना हो बहुत ज्यादा है बहुत। अब अच्छा एक बात हो, अब ये समझने के बाद अब न्यूज़पेपर थोड़े आसानी से पढ़े जाएंगे शायद, लग रहा है ना कुछ हमने 1-1.25 घंटे में जो पढ़ा है। और ये भूलना नहीं है, ये काम की चीजें। अब अगली बार आपके इलेक्शन होंगे, अब देखो इनमें लोअर लेवल के भी इलेक्शंस होते हैं। लोअर लेवल के क्या? आप ये छोटी छोटी जगह पे पंचायत हैं, एमसीडीज के भी इलेक्शंस होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो इलेक्शन इतने मायने नहीं रखते। मेन इलेक्शन कौन से मायने रखते हैं? कंट्री लेवल पे लोकसभा के, स्टेट लेवल पे विधानसभा के। मैंने जान के नहीं छेड़ा बेटा, मैंने जान के नहीं छेड़ा। इट इज पैरेलल टू राज्यसभा, मैंने जान के नहीं छेड़ा। कुछ एग्जीक्यूटिव के लिए भी रख लेते हैं ना, इतनी फीस में ये एग्जीक्यूटिव है, अभी नहीं समझ पाओगे बेटा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। बताने को मैं तो बता सकता हूं, मैं तो एग्जीक्यूटिव बताता हूं, बट अभी आप इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो बेटा, ठीक है। और ये मैंने आपको बस एक चीज मेन बताई है, 4-5 स्टेट्स में ही है, सारी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। रीजन है उसका, मैंने रीजन बताया, क्योंकि हर स्टेट में ये हो जाएगी ना बेटा, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर राज्यसभा तो एक ही है ना पूरी कंट्री के लिए, लेकिन ये हर स्टेट में होने लग जाएगी, इसका मतलब यहाँ एमएलसी बनेंगे, एमएलसी बनेंगे तो उनकी सैलरीज, ये वो खर्चे, स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, फंडिंग्स बड़ी खतरनाक हो जाएंगी। सो दैट्स वाई उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, जहां पे बड़ी बड़ी स्टेट में जरूरत है, छोटी छोटी स्टेट्स में उसकी जरूरत नहीं है। दिल्ली में नहीं है, जो सेम लोकसभा और राज्यसभा में, जो सेम वहां पे फर्क, वही सेम फर्क। अभी अभी बहुत चीजें हैं बेटा, मैं क्या बोला, मैंने देखा ना, क्यूरोसिटी आ गई। अभी तक तो कुछ नहीं पता था, अब सब जानना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, सब चलेंगे। इंटरेस्ट आया या नहीं आया, क्रक्स ये बताओ। मैं तो सबको बोलता हूं, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। हमारी कंट्री में हो क्या रहा है पता ही नहीं है। अभी 1 घंटे पहले आप एक आम आदमी थे, 1 घंटे बाद अब खास आदमी हो गए हो सीएस के। यही लॉ की इंपॉर्टेंस है कि जिसको लॉ, ये लॉ ही तो है, जिसको लॉ समझ आने लग जाएगा ना, तो उसके लिए आपको फिर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। लॉ सिर्फ ये नहीं है कि हमने रटना है। अब आप बताओ, इसको बच्चे बोलते थ्योरी है, ये तो यही मेन है, ये प्रैक्टिकली तो है। बस जो समझ जाए बहुत बढ़िया, जो नहीं समझे। अब क्यूरोसिटी आ रही है, क्वेश्चंस, यही हमारी अचीवमेंट होती है कि बच्चा पूछ रहा है। अब मेरा पर्पस यही था, चाहता तो मैं नहीं पढ़ाऊं तो क्या हो गया, आज तक किसने पढ़ाया? हम सीधा चैप्टर पे भी आ सकते थे। नहीं, ये जानना जरूरी है। क्यों? तो सर यही तो बना रहे हैं सब कुछ, यही नहीं पता हमें इसका बेस। लेकिन बताएगा भी वही जिसको पता होगा। ये चीज मैंने जान के आपके लिए होल्ड करी है, ठीक है। ये चीज अभी आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं। मैं आपको एकदम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं पढ़ा सकता पहली क्लास में, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, इसीलिए पहले सिंपल लैंग्वेज वाली चीजें पढ़ा। भाई ए फॉर एप्पल सीखा था तभी तो अपना नाम सीखा था ना, सीधा आपका नाम थोड़ी ना टीचर ने लिखवा दिया था। वही चीज है, स्टेज बाय स्टेज चलेंगे, ठीक है। जब मेरे को कभी लगेगा तो मैं बीच में फाउंडेशन, मेरे में भी कीड़ा है बताने का, होल्ड मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना बता दूंगा। मैंने क्या बोला, पोटली है मेरे को, पढ़ने बहुत कुछ है, आप सुनो समझो। और इस क्लास को भूलना नहीं है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग क्लास होनी चाहिए। इवन दो एग्जाम में कुछ नहीं आना, लेकिन लाइफ के एग्जाम में तो आपको जरूर आएगा। अब कल को इलेक्शंस होते हैं, आप अपने मम्मी पापा को समझा सकते हो। और इनफैक्ट मैं बताऊं ना, जिनके फादर मदर को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, उनको ये सब चीजें पता होंगी, मेरे से गारंटी ले लेना। न्यूज़पेपर जिनको पढ़ने की आदत होगी, क्योंकि सब चीजें न्यूज़पेपर में आती हैं। आप क्यों भागते हो न्यूज़पेपर से, ऐसी न्यूज से? सर इंटरेस्ट नहीं आता पॉलिटिक्स में। अरे इससे इंटरेस्टिंग चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, शेयर मार्केट भी नहीं है इससे इंटरेस्टिंग। तो हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, एक बात बताओ, सारा पैसा हमारे से यूज हो रहा है, यूज ये नालायक कर रहे हैं, तो हमें ढंग के लोगों को भेजना चाहिए ना। अब होता क्या, और सुनो, होता क्या, अब देखो यहां से लोकसभा आ गई, इससे क्या बन गए, इससे गवर्नमेंट बन गई। तो गवर्नमेंट को हमने चूज किया है, यस और नो?
लेकिन इनडायरेक्ट वे में। हमने किसको चूज किया? लोकसभा। हाँ, यही मेंबर्स बनते हैं। ये वो मेंबर्स बनते हैं जो, जैसे बीजेपी है, मेजोरिटी में आई, मेजोरिटी में आई, अब काम बीजेपी का है सारा, ये मेजोरिटी में आ गई। अब इस बीजेपी में, लेट्स से इस बीजेपी के एमपीज, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 280 बने, 280 एमपीज है। अब ये 280 एमपीज सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, ये बीजेपी का डिसीजन है कि वो इनमें से कितने एमपीज को सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट रखती है। नहीं, इनकी अपनी इंटरनल कमिटीज होती है ना, हर पार्टी का भी अपना अपना हेड होता है। बीजेपी के हेड कौन है? अमित शाह। उनकी अपनी इंटरनल बायलॉज बने होते हैं, तो वो उनको देखना है कि उन्होंने किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। कई बार यही तो होता है। एक बात बताओ, अडवाणी जी का नाम सबने सुना है? अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी सुना है? मुरली मनोहर जोशी, सब बीजेपी का तो पार्ट है, लेकिन इनको कोई पोस्ट नहीं दी ना, इसीलिए तो ये अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अडवाणी जी का सपना था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो बन नहीं पाए। फिर सपना बना प्रेसिडेंट बनने का, वो भी नहीं बन पाए। तो ये अब इनका इंटरनल है, मतलब अब यहां पे लॉ कुछ नहीं कह रहा, अब ये बीजेपी को देखना है कि उनको इनमें से कितने एमपीज को कैबिनेट में डालना है। ठीक है, ये डिसीजन कौन लेगी? बीजेपी की कमिटी लेगी। ये उन्होंने डिसाइड करना है कि कैबिनेट में कितने लोग होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कौन। अच्छा, ये कभी कभी शफल भी कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो एमपी को सही से काम नहीं कर रहा वो उस कैबिनेट में, तो उसको दूसरी कैबिनेट दे दी जाती है। कहते हैं ना कि फेरबदल हो गया, कैबिनेट में क्या हो गया? फेरबदल, पोस्ट में। यस, दैट इज देयर इंटरनल। और ये बीजेपी का मतलब, बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये भी बीजेपी ही डिसाइड कर रही है। अगर हम मेजोरिटी में आए तो हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड, ये भी कौन डिसाइड कर रही है? बीजेपी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे, ये हमने डिसाइड नहीं किया, हमने तो ये डिसाइड किया कि बीजेपी करेगी। हमने बीजेपी को वोट किया, उनको मेजोरिटी में लाने का काम हमारा है। अब उनमें कौन काम करेगा, हमें तो बीजेपी के सारे एमपीज के नाम भी नहीं पता होंगे, खुद सोच के देखो। हमें तो जो सामने सामने नजर आते हैं वही होंगे ना। दैट इज द थिंग। अब इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं बोलूं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज का पार्ट होंगे, जो हेड होंगे उन मिनिस्ट्रीज का, वो डुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। डुअल कैपेसिटी में का मतलब दो कैपेसिटी में। वो दो कैपेसिटी कौन सी है? वन एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, अनदर एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो दो कैपेसिटी में। एग्जाम्पल बताओ, प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। क्यों? एमपी है, एमपी है तो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गए, और साथ में किसका पार्ट हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो एमपीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो एक ही कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में? लेजिस्लेचर। वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं। दैट इज द थिंग। देखिए ना, कितनी सारी चीजें सीखने और सिखाने वाली हैं, बहुत कुछ है। देखो, क्यूरोसिटी यही चीज है। और ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, आप ये मत सोचना कि 1-1.5 घंटे में हम सारा कुछ सीख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3.5 साल लगे थे, 2.5-3 साल लगे थे। तो हम तो उसका चंक आपको बता रहे हैं कि ऐसे हमारी मूवमेंट्स होती हैं। बहुत अभी तो बहुत कुछ सिखाऊंगा बेटा, अभी तो पहली दूसरी क्लास ही है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया कि बीजेपी, अगर कोई और गवर्नमेंट, कोई और पार्टी होती तो वो अपने, जैसे अगर कांग्रेस आती तो कांग्रेस का चेहरा कौन बनते? राहुल गांधी। अब लेकिन उसकी इंटरनल पार्टी में एक्सेप्टेंस बहुत कम है। एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कैसे? आज हम, अगर मैं आपसे बोलूं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार, तो मैक्सिमम सबके दिमाग में, यंग की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो, सबके दिमाग में अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। आता है या नहीं आता? इसका उनके लिए हमारी क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है उनसे बेटर हीरो धर्मेंद्र है, जितेंद्र हैं, सब हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी की बात है। नरेंद्र मोदी जी कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, उनसे 1000 गुना नॉलेज तो मनमोहन सिंह को थी, उनसे 1000 गुना नॉलेज तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो नीचे जो बैठी हैं
जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन अभी हमने नाम लिया, जेटली जी हैं या और हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी और ऐसी चीजें पॉजिटिव हैं, जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान देके सुन रहे हैं, हो सकता है कोई और बोले आप शायद ध्यान देके ना सुने, तो ये सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, बांध के रखना। तो उन्होंने कंट्री को बांध के रख लिया है, बट दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ राहुल गांधी। उसकी बात पे तो सब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हिंदी प्रॉपर बोलनी नहीं आती। बात समझ आ रही है? दैट बहुत सारी क्वालिटीज होती है और हर एक में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। राहुल गांधी में क्वालिटी है कांग्रेस को बर्बाद करने की। मे बी आप में से कोई कांग्रेस को फेवर करें, बट सॉरी टू से वो आपको भी पता है। और कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लाइक पी चिदम्बरम साहब, बट उनको आगे नहीं आने दिया। वंशवाद चल रहा है ना, वो चीज है, दैट इज द डिफरेंस। एक मिनट, ये पॉइंट क्लियर है आपका बेटा? हाँ जी। बंदा कौन? हाँ नहीं, समझा नहीं बात को। फायदा कुछ नहीं है। क्यों फायदा क्यों नहीं है? वो तो एक ही हारा ना, हर कोई थोड़ा ना हार जाएगा, फिर मेजोरिटी में आएगी कैसे? एक आध इंसिडेंस होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ। देख होता क्या है, अब देख अरुण जेटली जी हार गए, वो ऐसी जगह से हारे, हो सकता है वहां पे कांग्रेस जीती थी, तो हो सकता है वहां कांग्रेस वाले कैंडिडेट का ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, उसकी ज्यादा जानकारी हो। लेकिन अब बीजेपी जब मेजोरिटी में आ गई है और उसे अरुण जेटली जी को रखना है, क्योंकि हमें पता है वो कंट्री के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसीलिए वो दूसरा रूट दिया हुआ। मेजोरिटी में है ना, सारे सारे थोड़ा ना हार जाएंगे। अगर सारे हार जाएंगे ऐसे, मेजोरिटी में कैसे आएगी? वो तो एक दो इंसिडेंट्स होते हैं बेटा, ये एक्सेप्शनल, इसी को तो कहते हैं एक्सेप्शनल केस, इसी को हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं। अच्छा एक बात, तुमने पार्टनरशिप पढ़ा हो तो पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड होती है वो एज पर पार्टनरशिप डीड होती है ना। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ना हो तो टीचर ने क्या रटवाया था? इक्वली बांट देना, इक्वली बांट देना, इक्वली बांट देना। तो अब एक बात बताओ, इक्वली हमेशा चलेगा या एक्सेप्शनल केस में चलेगा? हमेशा थोड़ा ना इक्वली हो जाएगा। वही सेम चीज है यहां पे कि हर कोई थोड़ा ना हार जाएगा, वो तो एक्सेप्शनल केस है। और एक बात बताओ, और ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो रखेंगे ही। भाई उन्हें लग रहा है, ऐसे तो मान लेते हैं सर बीजेपी ने 543 सीट्स थी तो 543 कैंडिडेट खड़े करे होंगे, जीते कितने हैं? 280, बाकी हारे भी तो हैं, तो सबको थोड़ा ना राज्यसभा से ला दिया। बात समझ आ रही है? लाए तो उनको है ना जिनकी जरूरत है, एक आध दो आदमी, दैट इज द थिंग, वो चीज है। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक्सेप्शन शुड बी देयर। हमेशा हम हमेशा पढ़ेंगे लॉ, जर्नल रूल, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी जरूर होंगी। जैसे मैंने आपको ये डिफाइन कराया सारा, ये सारा फेडरल सिस्टम कराया है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है? यूनिटरी सिस्टम। लेकिन एक बात हो, हर समय थोड़ी ना प्रेसिडेंट रूल चल जाएगा, वो तो तब चलेगा जब जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, जब फेडरल सिस्टम फेल हो जाएगा, वो चीज है। एक होती है ब्रेक्स, गाड़ी चलाता है, गाड़ी अगर चलाएगा, एक होती है ब्रेक्स, एक होती है इमरजेंसी ब्रेक्स, हैंड ब्रेक कहते हैं उसको, होती है ना। तो हमें गाड़ी रोकनी होती है, हमेशा हैंड ब्रेक लगाते हैं या ब्रेक्स लगाते हैं? फिर हैंड ब्रेक क्यों रखी हुई है सर? हर समय थोड़ा ना लगा देंगे, वो चीज है, दैट इज द थिंग। और कोई? मैं तो कह रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ बेटा बोल। मतलब रिजल्ट आता है? हाँ हाँ, कई लोग मतलब हर एरिया बटा होता ना। इस पार्टी ने इतनी सीट्स जीती हैं, एक इसके लिए ना पूरी अथॉरिटी बना रखी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का यही काम होता है। जैसे मान लेते हैं पूरी कंट्री में वोट हुए, पूरी कंट्री में इसका मतलब 543 सीट्स होंगी, यस और नो? हर सीट से रिजल्ट आएगा, कंपाइल होगा रिजल्ट। और आजकल तो सारा इलेक्शन
बड़ी जल्दी हो जाता है, आपको पता है ना, उस पर भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि यार ये सही नहीं हुआ, ये हुआ, काउंटिंग सही नहीं हुई। तो आजकल तो सब मशीन के थ्रू हो रहा है, बैलेट मशीन्स होती हैं। तो सर ऑटोमेटिकली वो मशीन में सिस्टम ऐसा होता है कि उस सिस्टम से पता चल जाता है कि सर हमारा इस सीट पे ये जीता, इस सीट पे ये जीता, इस सीट पे इसको वोट ज़्यादा मिले, इस सीट पे। जैसे आपके एरिया में लेट से बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, कोई भी खड़ी है, तो आपने बीजेपी के बटन में पुश करा, मैंने भी बीजेपी पे करा, किसी ने कांग्रेस पे करा, तो उस जो मशीन है उसे पता चल गया कि बीजेपी को 100 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 10 वोट मिले हैं, दूसरे को 2 वोट मिले हैं। इसका मतलब कौन जीत गया उस सीट पे? बीजेपी जीत गई। तो एक सीट बीजेपी जीत गई। ऐसे दूसरे एरिया से दूसरी सीट बीजेपी जीत गई, तीसरे एरिया से कांग्रेस एक सीट जीत गई। तो ये सीट्स जितनी भी होती है उनका कंपाइलेशन हो जाता है, और 543 सीट्स में जिस पार्टी की मेजोरिटी आती है, नंबर तो काउंट हो ही जाएगा ना। दैट इज बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली एरिया वाइज सीट्स तो एरिया वाइज ही होती है ना, एरिया वाइज ही होती है सीट्स। जैसे मान लेते हैं पूरे कंट्री में 500, लोकसभा में 543 सीट है, इसका मतलब इन 543 सीट्स पे इलेक्शन हुआ होगा। तो ये इलेक्शन कहाँ हुआ होगा? कंट्री में हुआ होगा, हर स्टेट में हुआ होगा। कंट्री का मतलब सारी स्टेट्स हो गई। जैसे दिल्ली में मान के चलो, अगर मैं बोलूं कि 50 एरिया में हुआ होगा, यूपी में मान लेते हैं 150 एरिया में हुआ होगा, एमपी में मान लेते हैं 200 एरिया में हुआ होगा, ऐसे जगह एरिया होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एरिया की सीट्स पे कोई ना कोई खड़ा हुआ होगा, जीता होगा, तो कंपाइल हो जाएगा, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे पता चलता है। ये बड़ा प्रोसेस हो गया। और स्टेट में, क्योंकि स्टेट तो छोटी होती है, स्टेट में जल्दी आ जाता है रिजल्ट। इसीलिए नॉर्मली जब पूरी कंट्री का होता है तो 1-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। आजकल तो एक ही दिन में हो जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। दैट इज द चीज होती है, सिंपल सर। और कोई कुछ पूछना चाह रहा था? एनीथिंग एल्स? वो समझ आया ना लायकों? रिकैप कर दें 1 मिनट, सारा जितना पढ़ा है 5 मिनट में रिकैप करते हैं फटाफट से। जो आज पढ़ा था सर, हमने लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज पार्लियामेंट, सेकंड इज स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगा कंट्री एज अ होल के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा पर्टिकुलर स्टेट के लिए। पार्लियामेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, विधानसभा एंड विधान परिषद। वेरी गुड। फिर हमने एग्जीक्यूटिव की बात की, एग्जीक्यूटिव 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास क्या राइट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने का। एंड विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उसके पास क्या राइट होता है? स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने का। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशरी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 जो फॉर्मली है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में भी मेरे को कुछ बताना है, लेकिन ये वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें रिकैप करानी है, तो रिकैप आप पढ़ के आएंगे, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो हैव अ ब्रेक, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।